बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद है, योर बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का लेक्चर क्या है, किन मौज़ूआत पर मुश्तमिल है, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन के बारे में। इंसानों के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स पाए जाते हैं कि जो होम्योस्टेसिस में अपना किरदार अदा करते हैं। स्किन, लंग्स और किडनीज इन ऑर्गन्स के नाम हैं। स्किन एक रिसेप्टर का काम करती है, फिजिकल बैरियर का काम करती है, टेम्परेचर को इंसुलेट करने में मदद देती है, जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने में मदद देती है, स्वेटिंग के जरिए ऑस्मो रेगुलेशन में मदद देती है, पसीने की सूरत में जिस्म से फालतू पानी और फासिद मादे निकलते हैं, और थर्मो रेगुलेशन में भी मदद देते हैं, जिस्म के दर्जा हरारत को कूल डाउन करते हैं, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर्दी के मौसम में गूस बम्प्स की सूरत में जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगर हम लंग्स की बात करें, हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट को बैलेंस करते हैं। इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में मदद देते हैं। अगर हम किडनीज की बात करें, ब्लड फिल्ट्रेशन में मदद देती हैं। डियर स्टूडेंट्स, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा मिलकर यूरिनरी सिस्टम बनाते हैं। इसको पेशाब का निज़ाम कहते हैं। ये दरअसल फालतू मादे खारिज करने का निज़ाम है। इसे यूरिनरी या एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जा सकता है। किडनीज की बात की जाए, ये बीन शेप होती हैं, लोबिया की शक्ल की होती हैं। 120 ग्राम एक किडनी का वजन है, 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, 4 सेंटीमीटर मोटी होती है। ये आपके पेट में पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं, डायफ्राम से नीचे होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से एक साइड पे होती हैं, और आखिरी 2 रिब्स इनकी प्रोटेक्शन करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किडनीज की बात करें, इनकी 2 लेयर्स होती हैं। आउटर को रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, इनर को रीनल मेडोला कहा जाता है। पिरामिड शेप स्ट्रक्चर को रीनल पिरामिड कहा जाता है। रीनल पिरामिड्स फनल शेप कैविटी में ओपन होती हैं, रीनल पेल्विस कहलाती है ये कैविटी। इसी तरह किडनी की कनकेव साइड जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है, वहां एक डिप्रेशन होता है जिसे हिलस कहा जाता है। आइए अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किडनी के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को, जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन की बात की जाए तो ओवर 1 बिलियन नेफ्रॉन्स मिलते हैं तो एक किडनी बनती है। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये बुनियादी इकाई है स्ट्रक्चर की और फंक्शन की। किडनी एक ऑर्गन है, और किडनी जब मिलती है यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिथ्रा से, तो ये ऑर्गन सिस्टम बन जाता है, जिसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। और किडनी जो कि ऑर्गन है, ये मुख्तलिफ टिश्यूज से मिलकर बनती है। आइए डिटेल में देखते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर्स को, नेफ्रॉन के पार्ट्स को, और ड्रॉ करके डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात की जाए, नेफ्रॉन के 2 बेसिक पार्ट्स हैं। एक को रीनल कॉर्पसल कहा जाता है, एक को रीनल ट्यूब्यूल का नाम दिया जाता है। रीनल कॉर्पसल, इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। एक को ग्लोमेरुलस कहा जाता है, एक को बुमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। रीनल ट्यूब्यूल, इसके भी फर्दर पार्ट्स हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसी तरह लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स। आइए इनको डायग्राम की मदद से ड्रॉ करके समझ लेते हैं। सबसे पहले रीनल कॉर्पसल को ड्रॉ कर लेते हैं। रीनल कॉर्पसल के, जैसा कि हमने डिस्कस किया, 2 मेजर पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस और बुमेन्स कैप्सूल। यहां पर यह बात समझ लीजिए कि ग्लोमेरुलस ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और इसके गिर्द एक सी शेप कैप्सूल होता है, जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये बुमेन कैप्सूल कहलाता है।
डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ये ग्लोमेरुलस है, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, और ये बुमेन कैप्सूल है। ये दोनों हिस्से जब मिलते हैं तो रीनल कॉर्पस्कल बनता है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। इसके बाद ट्यूबुलर पोर्शन है, जैसा कि मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स होती हैं। कॉन्वोलेटेड का मतलब पेचो खम रखने वाली। इसको डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये रीनल ट्यूब्यूल के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये हिस्सा ग्लोमेरुलस है, ये हिस्सा बुमेन कैप्सूल है। यहां पर ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। और लूप ऑफ हेनले के दो बाजू हैं। एक बाजू ये है, इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। एक बाजू ये है, इसे असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। इसके बाद अगेन कॉन्वोलेटेड पोर्शन है। पेचो खम वाले हिस्से हैं। और इख्तिताम पर एक नाली होती है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है। इसको आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला हिस्सा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है। इसको मैं एब्रिवेटेड फॉर्म में लिख रहा हूं, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। इसी तरह ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, इसको हम कलेक्टिंग डक्ट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरे का पूरा एक नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन में ये वाला हिस्सा, इब्तदाई हिस्सा, ये रीनल कॉर्पस्कल है, जिसमें खून की नालियों का एक नेटवर्क है जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। उसके साथ बुमेन कैप्सूल है, सी शेप कैप्सूल पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, रीनल कॉर्पस्कल के बाद बाकी रिमेनिंग जितना भी पोर्शन है, यहां से लेकर यहां तक, ये रीनल ट्यूब्यूल कहलाता है। और रीनल ट्यूब्यूल के फर्दर पार्ट्स हैं। सबसे पहला हिस्सा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कहलाता है, P फॉर प्रॉक्सिमल, और C का मतलब कॉन्वोल्यूटेड, और T का मतलब
ट्यूब्यूल होता है। इसी तरह उसके बाद यू शेप लूप ऑफ हेनले है जिसके दो बाजू हैं। ये वाला बाजू डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग लिम्ब है। डिसेंडिंग के जिसमें मटेरियल नीचे की तरफ आता है, असेंडिंग जिसमें मटेरियल ऊपर की तरफ जाता है, और ये वाला हिस्सा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस लफ्ज को समझ लीजिए। प्रॉक्सिमल का मतलब रीनल कॉर्पसल से करीब वाला, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब जिसमें पेचोखम मौजूद हैं, ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब लाइक हिस्सा, लूप का मतलब यू शेप स्ट्रक्चर है, हेनले साइंटिस्ट के नाम पे इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। इसी तरह यहां डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब दूर वाला, कॉर्पसल से दूर वाला डिस्टल, और सी कॉन्वोल्यूटेड ये पेचोखम को जाहिर करता है, ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और इसका इख्तिताम होता है एक नाली पे जिसे हम नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का। ये आपके सामने डायग्राम मौजूद है, इसकी मदद से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स को, उनके नामों को, उनकी स्ट्रक्चर को। आपने याद रखना है, मुख्तलिफ सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे रीनल कॉर्पसल में क्या क्या चीजें शामिल हैं, आपने याद रखना है ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। आपसे पूछा जा सकता है रीनल ट्यूब्यूल के पार्ट्स के नाम एनलिस्ट कीजिए, आपने याद रखना है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, ये नेफ्रॉन की ओवरऑल स्ट्रक्चर है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बाद किडनी के फंक्शन को डिटेल में। डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ किडनी को समझ लीजिए। किडनी के फंक्शन में 3 स्टेप्स शामिल हैं। प्रेशर, फिल्ट्रेशन, ये पहला मरहला है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ये दूसरा मरहला है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, ये तीसरा मरहला है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रेशर फिल्ट्रेशन को। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने डायग्राम मौजूद है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। सबसे पहले ये वाला हिस्सा है ग्लोमेरुलस और बुमेन कैप्सूल। ये खून की नालियों का एक नेटवर्क है जिसे हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस का। जब खून यहां पर आता है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आता है, इतना प्रेशर होता है वाटर हो, साल्ट्स हो, ग्लूकोज हो, यूरिया हो, ये अलग हो जाता है और यहां बुमेन कैप्सूल में आ जाता है। इस पहले मरहले को प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। इस मरहले के दौरान जितना मटेरियल ग्लोमेरुलस से बुमेन कैप्सूल में आता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा मरहला अगर हम उसकी बात करें वो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का है। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का अमल यहां से शुरू होता है। बुमेन फिल्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, यहां अगेन दोबारा से रीएब्जॉर्प्शन होती है मुख्तलिफ मटेरियल्स की, वो ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बात याद रखिएगा कि रीनल ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं कि जिनके अंदर अगेन रीएब्जॉर्प्शन का अमल होता है। ब्लू कलर से मैं ब्लड वेसल्स को इंडिकेट कर रहा हूं। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन के दौरान जब मटेरियल प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आता है, ज्यादातर चीजें दोबारा खून में जज़ब हो जाती हैं। जब ये मटेरियल दोबारा से आगे की तरफ मूव करता है, लूप ऑफ हेनले में आता है, डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब में जाता है, यहां वाटर और साल्ट अगेन रीएब्जॉर्ब होते हैं। ऑस्मोसिस के जरिए वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए साल्ट्स को अपटेक किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा मरहला है जिसे हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं कि जिस दौरान में जिस्म के लिए जरूरी और मुफीद अशिया को दोबारा खून की नालियों में जज़ब कर लिया जाता है जो नेफ्रॉन के गिर्द लिपटी होती हैं। इसके बाद
जब ये मटेरियल डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पहुंचता है तो यहां पर अगेन जो मटेरियल मौजूद होता है वो यूरिन होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के साल्ट्स मौजूद होते हैं, मेटाबोलाइट्स मौजूद होते हैं, यूरिया मौजूद होता है, क्रिएटिनिन मौजूद होता है और ये सिक्रीशन आगे ट्रांसफर कर दी जाती है कलेक्टिंग डक्ट में। तमाम नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट्स खास किस्म की नालियों में ओपन होती हैं जिन्हें हम पेपिलरी डक्ट्स का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, तमाम की तमाम पेपिलरी डक्ट्स अपने मटेरियल को ड्रेन करती हैं रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस क्या है? किडनी जहां खत्म होती है, किडनी के बाद यूरेटर की बेस को रीनल पेल्विस कहा जाता है। प्रीवियस लेक्चर में हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यूरेटर में आने के बाद ये यूरिन होता है, इसके अंदर वो तमाम फालतू मादे हैं जिन्हें हम यूरिन कहते हैं। यूरिया इसमें शामिल होता है, वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में इसमें शामिल होता है, इसी तरह क्रिएटिनिन इसमें शामिल होता है, इसी तरह कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम और कुछ आयंस मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यूरिन यहां से यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यूरिनरी ब्लैडर जब ओवरलोड हो जाता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए ये तमाम मटेरियल यूरिथ्रा के जरिए जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। आइए फर्दर डिटेल्स को देखते हैं। ये तीनों मराहिल मुकम्मल हो जाते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो इसके बाद किडनी का काम मुकम्मल हो जाता है। ये फंक्शन ऑफ किडनी कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ट्यूबुलर सिक्रीशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यूरिन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इसी तरह आप ये बात भी समझ लीजिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर अगर एवरेज मेजरमेंट करें तो 1.4 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और ब्लड की पीएच 7.35 से लेकर 7.45 तक रिटेन की जाती है। यही वजह है कि ब्लड में से क्रिएटिनिन और यूरिया जैसे केमिकल्स को निकाल दिया जाता है, खास किस्म के साल्ट्स को निकाल दिया जाता है ताकि ब्लड की पीएच को मेंटेन किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है, आपने याद रखना है। 7.35 से 7.45 ये ब्लड की नॉर्मल पीएच रेंज है। यहां पर यह भी समझ लीजिए ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी के हवाले से। किडनी के ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन की बात की जाए, किडनी का काम आपके जिस्म में पानी और हलशुदा नमकियात की मिकदार को बरकरार रखना है और इस अमल के लिए ब्लड फिल्ट्रेशन की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, दो तरह की कंडीशंस हैं जिनका सामना करना पड़ता है इंसानी जिस्म को, और वो कौन सी हैं? नंबर 1 हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, नंबर 2 हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। आइए एक एक करके इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट ऐसे एनवायरनमेंट को कहा जाता है जो डाइल्यूट एनवायरनमेंट होता है, जहां सोल्यूट कम और सॉल्वेंट ज्यादा होता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर जिस्म में पानी ज्यादा है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो आपकी किडनीज क्या करती हैं? ऐसा यूरिन प्रोड्यूस करती हैं जो डाइल्यूट होता है। ज्यादा से ज्यादा वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं किया जाता, बल्कि वो यूरिन में शामिल करवा दिया जाता है ताकि जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को एक कांस्टेंट लेवल तक इक्विलिब्रियम पर मेंटेन किया जा सके। इसके बरक्स दूसरी कंडीशन हाइपरटोनिक की है। हाइपरटोनिक का मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इट मीन्स कि आपके जिस्म में अगर पानी कम है तो किडनीज कम से कम वाटर फिल्टर करती हैं, ज्यादा से ज्यादा वाटर को रीएब्जॉर्ब किया जाता है और जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसंट्रेटेड यूरिन होता है। जिस्म के अंदर पानी को महफूज रखने के लिए यूरिन के अंदर पानी की कम मिकदार शामिल की जाती है। अगर जिस्म में पानी कम होता है, इसको ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन का नाम दिया जाता है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड यूरिन का पैदा किया जाना कहा जाता है। याद रखना है आपने, अगर जिस्म में पानी ज्यादा है डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, अगर जिस्म में पानी कम है कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन इजाफी पानी को खारिज करता है, कंसंट्रेटेड यूरिन जिस्म में मौजूद पानी की कम मिकदार को बैलेंस करता है, रिटेन करता है, प्रिजर्व करने में मदद देता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कंपोजिशन ऑफ यूरिन को।
डियर स्टूडेंट्स, यूरिन कंपोजिशन। यूरिन कंपोजिशन की बात की जाए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आपने याद रखना है, यूरिन में सबसे ज्यादा मिकदार में पानी पाया जाता है, 95% यूरिन में वाटर है। उसके बाद यूरिया है 9.3 ग्राम पर लीटर, कैल्शियम 1.87 ग्राम पर लीटर, सोडियम 1.17 ग्राम पर लीटर और पोटाशियम 0.75 ग्राम पर लीटर। इसी तरह अदर आयंस वेरिएबल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपने ये बात जहन में रखनी है, इसको याद करने का एक आसान तरीका है। 95, 9.3, 1.87, 1.17, 0.75, 95 और 9.3 ये काफी रिजेंबलेंस रखने वाले डिजिट्स हैं। इसी तरह 1.87, 1.17 यहां सिर्फ 8 और 1 का डिफरेंस है और यहां पर पॉइंट के बाद 7 है। आपने इस तरह टेक्निकली इसको याद करना है और इन कंपोजिशन की अमाउंट्स को मिक्स नहीं करना है, इन केमिकल्स की डिफरेंट कंपोजिशंस को मेमोराइज करना है। जहां तक ताल्लुक है इस तरतीब का, इसको भी आप याद रख सकते हैं। इसका पहला हरफ अगर आप जहन में रख लें तो तरतीब मिक्स नहीं होगी। वो किस तरह से? एक फिक्र आप जहन में रखकर इसको याद कर सकते हैं। वारिद, W से, U से यूफून, C से कॉल, S से सस्ती, P पड़ती है, O फॉर और सुनाओ। डियर स्टूडेंट्स, ये एक फिक्रा है, ये आपने इम्तिहानात में नहीं लिखना बल्कि अपने दिमाग में लिखना है। इससे याद करने में आसानी होगी, तरतीब मिक्स नहीं होगी, आप कन्फ्यूजन से बच सकते हैं। पहले हर्फ को आपने जहन में रखना है। वारिद, यूफुन, कॉल, सस्ती, पढ़ती है और सुनाओ। अगर ये फिक्रा आपके जहन में होगा तो आप इस तरतीब को सही तरह से याद कर सकेंगे और इस तरतीब को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए सही तरतीब के साथ, सही कंपोजिशन के साथ तैयार कर सकेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपोजिशन ऑफ यूरिन वाला और ये शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों हवालों से पूछा जा सकता है। इसी तरह से इसमें एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। आपने तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए इस लेक्चर को तैयार करना है। फंक्शन ऑफ किडनी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। आपने हर हवाले से एमसीक्यूज हो, शॉर्ट क्वेश्चंस हो या लॉन्ग क्वेश्चन, आज के लेक्चर को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आप टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और इम्तिहानात में कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।